वेलकम टू मैक्चुअल विद पीपी। मेरा नाम प्रशांत प्रणव है और मैं आज आपको BCS 011 यानी कंप्यूटर बेसिक एंड पीसी सॉफ्टवेयर का टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है मेरा इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि जो इवोल्यूशन था प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ये 5 जनरेशन में बटा हुआ है। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन। ठीक है, तो आज इसको मतलब कि इसकी डीप स्टडी मैंने फर्स्ट क्लास में इसमें बताई हुई है। आज हम इसको शॉर्ट में लेते हैं। तो इवोल्यूशन फर्स्ट जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो था वो कब आया था? वो 1950 में आया था। कौन सा था? वो मशीन लैंग्वेज था। ठीक है, मशीन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता था जो बाइनरी कोड्स थे हमारे, जो 0 और 1s थे। ठीक है, स्पेसिफिक टू ईच कंप्यूटर आर्किटेक्चर, जो सभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर को स्पेसिफिक, सभी कंप्यूटर आर्किटेक्चर के लिए था वो। ठीक, अब उसका सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था, वो 1950 से लेकर 1960 के बीच में आया था। वो मेरा असेंबली लैंग्वेज था। फर्स्ट वाला मशीन लैंग्वेज, सेकंड वाला असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, अब इसको जो था ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ मशीन लैंग्वेज का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। और ये क्या था? इजी टू राइट, रीड एंड राइट। ये इजीली टू रीड एंड राइट था। ठीक है, और बट स्टिल लो लेवल, लेकिन लो लेवल पे ही ये टिका हुआ था अभी भी। उसके बाद 1960 से लेकर 70 के बीच में हमारा आया थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन जो था वो हाई लेवल लैंग्वेज था। ठीक है, इसके अंदर क्या आता था? कोबोल आता था, फोर्टनेट आता था और सी आता था। कोबोल कब आया? कोबोल आया 1959 में, जो फर्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज था। फोर्ट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फोर्ट्रैन यही था, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ये 1957 में आया। ये था मेरा स्पेसिफिक एंड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज़ होता था। ठीक है, पहले फोर्ट्रैन आया, फिर कोबोल आया। ठीक है, फिर ये आया सी कब आया? 1972 में। ये मेरा पोर्टेबल, इस्टेब्लिश एंड वाइडली अडॉप्टेड कंप्यूटर था। ये सी लैंग्वेज कंप्यूटर की फर्स्ट लैंग्वेज 1972 को आई थी। ठीक है, उसके बाद मेरा आया फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन था 1970 से 1980 के बीच में आया था ये। अब ये क्या था? डिक्लेरेटिव लैंग्वेज था। ठीक है, अब पैरालॉग 1972, पैरालॉग आया 1972, जो लॉजिक बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था। ठीक है, फिर आया SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, SQL कब आया? 1974 को आया था और आया ये डाटा बेस्ड क्वेरी लैंग्वेज था। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज या डाटा बेस्ड क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, अब आया मेरा फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। नाउ दिस जनरेशन जो भी चल रहा है, इसमें था, इसमें क्या आया? स्मॉल टॉक। स्मॉल टॉक, इसमें जो 3 बेसिक थे स्मॉल टॉक, ये आया मेरे पास 1972 में हमारे पास आया। ये था फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, 1972 में कौन सा आया? स्मॉल टॉक आया। स्मॉल टॉक किसे कहते हैं? ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज होता है। ठीक, अब फिर आया C++। सी कब आया था? 1972 में आया था। C++ आया था 1983 में, लगभग 11 साल के बाद। ठीक है, यह आया एक्सटेंडेड सी का एक्सटेंड था विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर। सी का एक्सटेंड वर्जन था। ठीक है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स के साथ था ये। ठीक, फिर आया हमारा जावा। जावा कब आया? जावा आया 1991 में। यह प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज था। फिर अब आता है हमारा मॉडर्न ईरा। मॉडर्न ईरा 1990s और अब प्रेजेंट में जो चल रहा है, इसके अंदर आया हमारा जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट जो है वेब डेवलपमेंट एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जो 1995 में आया था। फिर आया पाइथन, आया पाइथन 1991 में, सबसे पहले पाइथन। ठीक है, फिर ये गो टू लर्न और वर्सटाइल लैंग्वेज है। ठीक है, फिर आया रूबी। रूबी 1995 में रूबी भी आया था। ये डायनामिक लैंग्वेज विद द फोकस ऑन सिंप्लिसिटी। ठीक है, फिर आया स्विफ्ट। स्विफ्ट आया 2014 में। पहले गो आया था, उससे पहले गो आया था 2009 में। कॉन्करेंट एफिशिएंट लैंग्वेज डेवलप्ड बाय गूगल। ठीक है, फिर आया स्विफ्ट। स्विफ्ट आया 2014 में। ये है
मॉडर्न लैंग्वेज फॉर iOS एंड मैक OS, ठीक है, डेवलपमेंट। OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या आई ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, उससे डेवलप्ड था ये स्विफ्ट जो 2014 में आया, ठीक। तो ये मेरे इसमें इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थे, ठीक है, कुछ टॉपिक्स। अब यहाँ पे मैं आता हूँ आपको एमर्जिंग ट्रेंड्स में लेके। एमर्जिंग ट्रेंड्स में क्या क्या था मेरा? एमर्जिंग ट्रेंड्स में AI आया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आजकल बहुत यूज़ हो रहा है। फिर आया मशीन लर्निंग, ML, AI लैंग्वेज आया, ML आया, या ब्लॉकचेन, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजीज़, या क्वांटम कंप्यूटिंग लैंग्वेजेस यानी #Q, ये सारे आए, ठीक है। अब आता है मेरा प्रोसीडुरल लैंग्वेज। प्रोसीडुरल लैंग्वेज हम कहते किसे? यहाँ तक जो पैरा था वो मेरा इवोल्यूशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का था, ठीक है। अब इसके बाद मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है यहाँ पे, ये है मेरा प्रोसीडुरल लैंग्वेजेस, ठीक है। प्रोसीडुरल लैंग्वेज हम कहते किसे हैं? प्रोसीडुरल लैंग्वेज कहते हैं अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप होता है डेट फॉलो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू सॉल्व प्रॉब्लम, यानी स्टेप बाय स्टेप लेके चलता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, यानी सीढ़ी बाय सीढ़ी लेके चलता है। दे फोकस ऑन प्रोड्यूसर्स और फंक्शन दैट प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो फोकस करता है प्रोड्यूसर्स पे और फंक्शन पे जो परफॉर्म करता है स्पेसिफिक टास्क को। एंड प्रोग्राम एग्जीक्यूट अ सीक्वेंस ऑफ दीज प्रोसीजर्स, और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है जो सीक्वेंस होता है उस प्रोसीजर्स का, ठीक है, टू अचीव द डिज़ायर आउटकम, जो अचीव भी करता है और डिज़ायर आउटकम को अचीव करता है, ठीक। अब इसके कुछ कैरेक्टर स्केच होते हैं। पहला होता है स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन, ये किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट जो करता है स्टेप बाय स्टेप करता है, ठीक है। फिर फोकस ऑन प्रोसीजर्स, फिर ये जो प्रोसीजर जो उसने स्टेप्स करे होते हैं उस प्रोग्राम के अंदर उसको फोकस करता है। फिर टॉप डाउन अप्रोच, फिर अप्रोच को टॉप डाउन करता है, यानी ओवरऑल एक बार वो रिवाइज कर लेता है कि हाँ भाई कहीं मेरे कुछ भी जो मैंने प्रोग्राम करा है उसमें कहीं मेरा कुछ भी वो तो नहीं है, गलती तो नहीं है। यहाँ लिखा है प्रोग्राम्स आर डिज़ाइंड टू टॉप डाउन स्टार्ट ओवरऑल प्रोग्राम स्ट्रक्चर एंड ब्रेक इट डाउन द स्मॉलर प्रोसीजर्स, और स्मॉल प्रोसीजर का यूज़ करके टॉप डाउन प्रोग्राम वो कर लेता है। उसमें वो एक बार रिवाइज कर लेता है, उसको चेक कर लेता है। रिवाइज करना यानी चेक करना, वो चेक कर लेता है कि हाँ भाई यह जो मैंने प्रोग्राम या कोई भी डिज़ाइन मैंने क्रिएट किया है ये कहीं से कहीं तक गलत तो नहीं है, उसे वेरीफाई करता है, ठीक। नेक्स्ट आता है वेरिएबल एंड डाटा टाइप्स। ये क्या करता है? यूज़ वेरिएबल एंड डाटा टाइप टू स्टोर मैनिपुलेट डाटा को स्टोर करता है और मैनिपुलेट करता है किसके द्वारा? ये डाटा टाइप्स यूज़ करके या वेरिएबल्स का यूज़ करके ये डाटा को मैनिपुलेट करता है या स्टोर करता है, ठीक। अब अगला आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या करता है कि जैसे आपके कंडीशंस होते हैं, जब हम अभी तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे हम लैंग्वेज सीखते हैं C++, जावा वगैरह, जब हम सीखते हैं सी में आता है, C या C++ में आता है, जब हम कंडीशन चलाते हैं किसी भी प्रोग्राम को मतलब आगे रन करने के लिए, जैसे उसमें कंडीशन होता है इफ़ एल्स, इफ़ एल्स, इफ़ कंडीशन होता है, एल्स कंडीशन होता है, इफ़ एल्स कंडीशन होता है, लूप होता है, स्विचेस होता है, इफ़ एल्स लेटर होता है, ये सारे कंडीशंस होते हैं। तो उन सारे कंडीशंस का यूज़ करके ये प्रोग्राम को प्रोसीजर करता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं प्रोसीजर लैंग्वेज के। जैसे मेरा सी में भी होता है ये सारा काम, C++ में भी होता है, जावा में होता है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है उसमें तो होगा ही होगा, कोबोल में भी होता है, फोर्ट्रेन में भी होता है, पास्कल में भी होता है, बेसिक में भी होता है। इन सारे एग्जांपल्स सारे लैंग्वेजेस में ये वाले जो मेरे ऊपर के 5 पॉइंट थे ये रन होते हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, प्रोसीजरल लैंग्वेज आर वाइडली यूज्ड फॉर। इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं? वाइडली यूज़ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में करते हैं, कंपाइलर्स में करते हैं, एडिटर्स में करते हैं, गेम्स में करते हैं, ऑपरेट सिस्टम प्रोग्रामिंग में करते हैं, और इनेबलिंग सिस्टम्स में हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, अब इसके कुछ अगर जिसका प्रयोग करेंगे तो उसका एडवांटेज भी होगा, डिसएडवांटेज भी होगा, नॉर्मल सी बात है। अब इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वो मैंने आपको बताया हुआ यहाँ पे।
भी इफिशिएंट है। ठीक है, इफिशिएंट का मतलब है प्रोसीजरल लैंग्वेज आर ऑफन फास्ट एंड इफिशिएंट। वो प्रोसीजरल लैंग्वेज जो फास्ट भी है और इफिशिएंट भी है। ठीक है, तो इजी टू लर्न है, आसानी से सीख सकता है कोई भी। अगला पोर्टेबल लैंग्वेज है। प्रोग्राम कैन ईजिली ट्रांसफर बिटवीन डिफरेंट प्लेटफॉर्म। आप एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में प्रोग्राम को ट्रांसफ़र कर सकते हो। इसके जैसे पहला प्लेटफॉर्म सी, दूसरा प्लेटफॉर्म सी प्लस प्लस, सी से उठा के प्लेटफॉर्म इसके प्रोग्राम से उसके कोड्स को हम सी प्लस प्लस में ले जा सकते हैं, वहाँ भी हम रन करा सकते हैं। ये तो थे इसके एडवांटेजेस। ठीक है, अब डिसएडवांटेजेस में आते हैं। लिमिटेड मॉड्यूलरिटी, इसमें जो टाइम होता है, जो कॉम्प्लेक्स कोड का हार्ड टू मेंटेन, इसके मॉड्यूलरिटी होती है, इसकी मेंटेनेंस जो होती है वो हार्ड होती है, हार्ड टू मेंटेन होता है। अब लिमिटेड मॉड्यूलरिटी होती है, यानी टाइम अपने को लिमिटेड मिलता है कि हाँ भैया, जैसे कोई 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 काम होता है, जैसे तुम्हें कोई काम मैंने दिया, मैंने कहा कि तुम्हें 2 घंटे में करके दिखाना है, तो ये हो गई लिमिटेड मॉड्यूलरिटी। लेकिन अगर मैंने कहा कि आप इसको 10 दिन में कर सकते हैं, तो वो अनलिमिटेड मॉड्यूलरिटी। आपको भाई वो 2 घंटे का काम है, लेकिन मैंने उसके लिए 10 दिन टाइम दिया कि आप उस काम को 10 दिन के अंदर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कभी भी करो, सोते जागते उठते बैठते कभी भी करो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अंदर इसका डिसएडवांटेज है, पहला इसकी मॉड्यूलरिटी जो होती है लिमिटेड होती है। ठीक है, कि कोड कैन बिकम कॉम्प्लेक्स हार्ड टू मेंटेन। कोड कॉम्प्लेक्स होते हैं लेकिन इसको मेंटेन करना बहुत हार्ड होता है। ठीक है, यानी लिमिटेड टाइम होता है और लिमिटेड सब कुछ लिमिटेड होता है, लेकिन कोडिंग जो होती है वो उसकी कॉम्प्लेक्स होती है, डिफिकल्ट होती है, इजी टू लैंग्वेज। अब है नो बिल्ट इन सपोर्ट ऑफ डाटा एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन के दरमियान हमें कोई बिल्ट सपोर्ट नहीं मिलता। डाटा इज एक्सपोज कैन बी असेस डायरेक्टली। डाटा को एक्सपोज अगर हो जाता है डाटा, तो हम उसे डायरेक्टली असेस करा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने समरी में लिया हुआ है, इन समरी प्रोसीजरल लैंग्वेज इज़ अ फंडामेंटल टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोसीजरल लैंग्वेज है हमारी, वो क्या है, वो है हमारी फंडामेंटल टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, डेट फोकस ऑन प्रोसीजर्स एंड स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन। जो फोकस करता है प्रोसीजर्स पे और स्टेप बाय स्टेप उसे एग्जीक्यूट कराता है। ठीक है, दे आर वाइडली यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन। इसका जो वाइडली यूज़ है ये अलग अलग एप्लीकेशन में होता है। एंड हैव देयर ऑन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। इसकी खुद की स्ट्रेंथ भी होती है, इसकी खुद की वीकनेस भी है। ठीक है, स्ट्रेंथ कहें तो एडवांटेज बोल देंगे, वीकनेस कहें तो हम डिसएडवांटेज बोल देंगे, ये इसकी खुद की है। ठीक, अब देखिए, अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज में, यानी OOL में। ठीक है, OO लैंग्वेजेस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है। यहाँ पे इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का टाइप है। डेट ऑर्गेनाइज कोड, जो क्या करता है, कोड को ऑर्गेनाइज करता है। यूजिंग ऑब्जेक्ट क्लासेस एंड इनहेरिटेंस, जो ऑब्जेक्ट क्लास का यूज़ करके और इनहेरिटेंस का यूज़ करके मतलब कोड को एग्जीक्यूट कराता है और रन कराता है। दे फोकस ऑन मॉडलिंग रियल वर्ल्ड, जो फोकस करता है रियल वर्ल्ड मॉडलिंग में। ऑब्जेक्ट्स एंड सिस्टम आर एम्फेसाइज मॉड्यूलरिटी, रीयूजेबिलिटी एंड एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, इन सब में इसका यूज़ होता है। की फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के की फीचर्स क्या क्या है। पहला है ऑब्जेक्ट्स, यानी रिप्रेजेंट रियल वर्ल्ड एंटिटीज़। रियल वर्ल्ड एंटिटीज़ को रिप्रेजेंट करता है। एनकैप्सुलेटिंग डाटा को भी रिप्रेजेंट करता है, उसके बिहेवियर को भी रिप्रेजेंट करता है। ये कौन करता है, ये ऑब्जेक्ट करता है। क्लास, क्लास जो होता है वो ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है, यानी पहले से डिफाइंड होता है, उसकी सारी प्रॉपर्टी भी, उसके सारे मेथड्स भी। ब्लूप्रिंट कहने का मतलब है वो पहले वेल डिफाइंड होता है। ठीक है, इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस आता है। इनहेरिटेंस के अंदर द क्लास कैन इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ द पेरेंट क्लास। जो उसका जो पेरेंट क्लास होता है, यानी सब क्लास जो चाइल्ड क्लास होता है, वो वहाँ से पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर इनहेरिट कर लेता है। क्लास, वो क्लास करता है, मेन क्लास करता है। ठीक है, यानी ग्रैंड पेरेंट जो होता है वो पेरेंट क्लास की सारी डाटा और प्रॉपर्टीज़ को, बिहेवियर को उसको इनहेरिट कर लेता है, ले लेता है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म ऑब्जेक्ट कैन टेक द मल्टीपल फॉर्म्स
ऑब्जेक्ट को आप पॉलीमॉर्फिज्म में मल्टीपल फॉर्म्स में उसे ले सकते हैं, डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट। उसके कॉन्टेक्स्ट पे सारी जो डिपेंडेंसी होती है उसके कंटेंट पे ही होती है। जो उसका कंटेंट है, जो हमने बनाया होता है उसका कंटेंट, उस पर उसकी सारी डिपेंडेंसी होती है। पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ करके मल्टीपल फॉर्म्स में डाटा उससे ले सकते हैं, ठीक है। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन कहते हैं ऑब्जेक्ट्स हाइड इंटरनल डिटेल्स। इंटरनल डिटेल्स को ऑब्जेक्ट्स हाइड करता है, एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, और वही इन्फॉर्मेशन एक्सपोज करता है जिसकी आवश्यकता होती है, जो नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है उसको एक्सपोज करता है, बाकी वो किसी को एक्सपोज नहीं करता, ठीक। अगला आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन फोकस ऑन इसेंशियल फीचर्स, इसेंशियल फीचर्स पे वो फोकस करता है। हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल, जो इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को हाइड करता है, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे जावा है, C++ है, सी लैंग्वेज है, पाइथन है, रूबी है, स्विफ्ट और PHP है, ठीक है। ये सारे लैंग्वेजेज है, ठीक है। अब इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स क्या थे, तो यही कॉन्सेप्ट है कि कोड रीयूज़ और इन हिरार्की, रीयूज़ और हिरार्की में कोड आते हैं इसके। कंपोजिशन क्या है, ऑब्जेक्ट्स कंटेन अदर ऑब्जेक्ट और कलेक्शंस, ऑब्जेक्ट में अदर ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शंस आता है। पॉलीमॉर्फिज्म में मेथड और ऑपरेटर्स बिहेव डिफरेंटली डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। एब्स्ट्रैक्शन में हाइडिंग इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स होता है, और इनकैप्सुलेशन में इंटरनल डिटेल्स होता है, हाइड होता है, और उसकी एक्सपोजिंग ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ही केवल एक्सपोज करता है और किसी को नहीं करता। अब बेनिफिट्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के, ठीक है। तो ये है मॉडुलैरिटी। मॉडुलैरिटी कहने का मतलब है कोड कैन ऑर्गेनाइज इनटू रीयूजेबल मॉड्यूल्स। आप कोड्स को रीयूजेबल मॉड्यूल्स में भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रीयूजेबिलिटी, रीयूजेबिलिटी है कोड कैन ईजिली रीयूज देयर प्रोजेक्ट, यदि कोड का ईजिली यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट को क्लियर कर सकते हैं। ईजिली मेंटेनेंस, यानी ये फ्लेक्सिबल भी है और अडाप्टेबल भी है, इसलिए इसका मेंटेनेंस ईजी टू मेंटेन है, ठीक। अगला है इम्प्रूव रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करता है कोड जो है, कोड इज़ मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड सेल्फ एक्सप्लेनरी। इसका मतलब है कि कोड जो है वो सेल्फ एक्सप्लेन्ड होता है और ऑर्गेनाइज्ड भी वो सेल्फ होता है, ठीक है। अब देखिए कॉमन एप्लीकेशन क्या है, वेब डेवलपमेंट होता है इसका, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है, गेम डेवलपमेंट में यूज़ होता है। कॉमन एप्लीकेशन ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वेब डेवलपमेंट करते हैं इससे, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते हैं, गेम डेवलपमेंट करते हैं। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, AI और ML का के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, इसके कॉमन एप्लीकेशन ये सारे होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस में हम आते हैं। इनहेरिटेंस में क्या होता है, इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है दैट अलाउ वन क्लास टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज, जो एक क्लास को इनहेरिट प्रॉपर्टी अलाउ करती है, एंड बिहेवियर फ्रॉम अनदर क्लास, और बिहेवियर दूसरे क्लास को, प्रॉपर्टी पहले को तो बिहेवियर दूसरे को, ठीक है। इनहेरिटिंग क्लास नोन एज सब क्लास और डिवाइडेड डिराइव्ड क्लास। इनहेरिट क्लास को हम सब क्लास या डिराइव्ड क्लास कहते हैं। इनहेरिट ऑल फील्ड्स एंड मेथड टू द पेरेंट क्लास, सभी फील्ड या मेथड को हम पेरेंट क्लास लेते हैं, उसे हम सुपर क्लास कहते हैं और बेस क्लास भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम सिंगल सुपर क्लास, एक सिंगल सुपर क्लास में सब क्लास इनहेरिट हो जाता है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कहते हैं सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल सुपर क्लास, सब क्लास इनहेरिट हो जाता है मल्टीपल सुपर क्लास में। मल्टी लेवल में होता है सब क्लास इनहेरिट फ्रॉम सुपर क्लास, दे इटसेल्फ इनहेरिट फ्रॉम अनदर सुपर क्लास, ठीक है। यानी सब क्लास सुपर क्लास में तो इनहेरिट होता ही है, साथ साथ वो और अदर सब क्लास में भी इनहेरिट हो जाता है। हिरार्किकल इनहेरिटेंस इसमें होता है मल्टीपल सब क्लासेस इनहेरिट फ्रॉम अ सिंगल सुपर क्लास,
मल्टीपल सब क्लास इनहेरिट होता है सिंगल सुपर क्लास में, ठीक है। अगला आता है हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ये कम्बिनेशन होता है मल्टीपल क्लास का या मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्लास का कम्बिनेशन होता है, ठीक है। अब आता है मेरे बेनिफिट्स। बेनिफिट्स ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? तो पहला होता है कि रिड्यूस कोड डुप्लीकेशन। कोड डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर देता है, हटा देता है, कम कर देता है बाय इनहेरिटिंग कोड एट्रीब्यूट्स एंड मेथड। इनहेरिटिंग कोड एट्रीब्यूट और मेथड के द्वारा। अगला है चेंज ऑफ सुपर क्लास ऑटोमेटिकली अफेक्ट ऑल सब क्लास। उसके बाद मेरा आता है टॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म्स, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं इट इज़ एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट टेक मल्टीपल फॉर्म। ये एक ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड होता है कि वो कितने मल्टीपल फॉर्म्स में आ सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट इन विच इज़ यूज्ड, जो कॉन्टेक्स्ट में उसमें चाहिए होता है, ठीक। इट कैन बी अचीव थ्रू मेथड ओवरराइडिंग एंड ओवरलोडिंग। ये दो मेथड में डिपेंड होता है। पॉलीमॉर्फिज्म दो मेथड होते हैं, ओवरलोडिंग मेथड और ओवरराइडिंग मेथड, ठीक है। अब ये देखिए ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग मेथड जो है इसमें बहुत छोटा सा अंतर है। क्या अंतर है मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन बाकी ये सुनने में भी एक जैसा है और वर्किंग में भी इसका लगभग एक जैसा, लेकिन इसमें बहुत छोटा स्लाइड सा डिफरेंस है। यहाँ देखिए अ सब क्लास प्रोवाइड डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन इन द मेलोडी इन द मेथड ऑलरेडी डिफाइंस अ सुपर क्लास। यानी ये उस सब क्लास को इम्प्लीमेंट करता है और डिफरेंट मेथड में इम्प्लीमेंट करता है जो पहले से ही डिफाइंड सुपर क्लास में होता है, उसी को वो इम्प्लीमेंट करता है, ठीक। द मेथड नेम रिटर्न टाइप, जो जिसका नाम होता है रिटर्न टाइप, पैरामीटर लिस्ट और मस्ट बी आइडेंटिकल। ये इसके आइडेंटिकल यानी कुछ मेथड होते हैं जो आइडेंटिकल होते हैं। नेम हो गया, रिटर्न टाइप हो गया, पैरामीटर लिस्ट हो गया, ये सारा किस में आता है? मेथड ओवरराइडिंग में आता है। द सब क्लास हैज़ सेम नेम। सब क्लास के नेम भी सेम होते हैं, रिटर्न टाइप भी सेम होता है, पैरामीटर भी सेम होता है। लिस्ट ऑफ द सुपर क्लास मेथड कैन हैव द डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होती है। अब देखिए ओवरलोडिंग में आते हैं। मल्टीपल मेथड हैव सेम नेम कैन बी डिफाइंड बट द डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। इसमें नेम तो सेम होता है लेकिन पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होती है। इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन होता है, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जो पैरामीटर जो टाइप होती है वो भी डिफरेंट होती है। इसके दोनों डिफरेंट होता है। इसका क्या होता है? नेम तो सेम होता है लेकिन पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होता है। मेथड नेम इन द सेम, मेथड नेम भी सेम होता है बट द पैरामीटर लिस्ट इज डिफरेंट, ठीक है, लेकिन पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होता है। मेथड कैन गेट कॉल डिटरमाइन द नंबर ऑफ टाइप्स एंड आर्ग्यूमेंट पास्ड, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये होता है कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कंपाइल टाइप क्या होता है? मेथड ओवरलोडिंग टू रिसॉल्व द कंपाइल टाइम, ठीक है। कंपाइल टाइम कौन करता है? मेथड ओवरलोडिंग करता है। ओवरलोडिंग अगर मेथड ओवरलोडिंग के द्वारा हमारे तो कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म का प्रयोग करेंगे। अगर मेथड ओवरराइडिंग की साइड से आ रहे हैं तो रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स होते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के। ये होता है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। ऑब्जेक्ट कैन अडाप्ट इन डिफरेंट सिचुएशंस, यानी ऑब्जेक्ट को हम डिफरेंट सिचुएशन में भी अडाप्ट कर सकते हैं, चाहे वो ओवरलोडिंग का हो चाहे वो ओवरराइडिंग का हो, लेकिन हम उस ऑब्जेक्ट को अडाप्ट कर सकते हो या उस ऑब्जेक्ट को अगर हम चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। अगला है ईजियर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस इसकी ईजी होती है। चेंजेस कैन बी मेड ऑफ सिंगल मेथड रेदर देन मल्टीपल मेथड। सिंगल मेथड उससे बजाय हम मल्टीपल मेथड में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव एक्सटेंसिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं। न्यू फंक्शंस कैन बी एडेड विदाउट मॉडिफाइंग एग्जिस्टिंग कोड, यानी नए फंक्शन को मॉडिफाई करने के बजाय जो पुराने एग्जिस्टिंग कोड होता है उसका हम प्रयोग इसमें कर सकते हैं,
ठीक, इसमें अगला आता है पॉलीमॉर्फिज्म, तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर आता है हमारे पास अगला टॉपिक आता है एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन होता है इट इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, यानी ऊप का। दैट इन्वॉल्व्स, जिसके अंदर इन्वॉल्व होता है शोइंग ओनली द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड। आउटसाइड वर्ल्ड का नेसेसरी इंफॉर्मेशन ही इन्वॉल्व होता है, वाइल हाइडिंग द इंटरनल डिटेल, जो हाइड करता है इंटरनल डिटेल को। इट हेल्प्स टू, ये किसके हेल्प से होता है, तो ये होता है रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अगला होता है इम्प्रूव मॉडुलरिटी, अगला होता है इन्हांस फ्लेक्सिबिलिटी, और नेक्स्ट इंक्रीज रीयूजेबिलिटी। इनके हेल्प से ये एब्स्ट्रैक्शन वर्क करता है। अब टाइप्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन के अंदर आता है हमारा 3 टाइप्स होते हैं इसके। पहला होता है डाटा एब्स्ट्रैक्शन, दूसरा होता है कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन, अगला होता है इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन। डाटा एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं हाइड इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर, जो इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर को हाइड करता है। एक्सपोज ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थ्रू द पब्लिक मेथड, पब्लिक मेथड के द्वारा नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को ही केवल एक्सपोज करता है और इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर को यह हाइड कर लेता है, वो डाटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट होता है कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन। कंट्रोल एब्स्ट्रैक्शन के अंदर होता है हाइड्स इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड एक्सपोज ओनली नेसेसरी इन्फॉर्मेशन थ्रू पब्लिक क्लास, यानी हाइड कर लेता है कंट्रोल इंटरनल कंट्रोल स्ट्रक्चर को और केवल एक्सपोज करता है इन्फॉर्मेशन थ्रू पब्लिक मेथड को ही एक्सपोज करता है। इंटरफेस एक्सट्रैक्शन, इंटरफेस एक्सट्रैक्शन होता है डिफाइंस अ कॉमन इंटरफेस फॉर द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कॉमन इंटरफेस ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करता है। हाइडिंग देयर इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन को हाइड कर लेता है और बाकी को वो ग्रुप इंफॉर्मेशन को एक्सपोज कर देता है, यानी वो कर देता है। तो ये होता है इंटरफेस एब्स्ट्रैक्शन। अब इसकी कौन कौन सी टेक्निक्स होती है, पहला होता है एनकैप्सुलेशन, दूसरा होता है एक्सट्रैक्शन क्लास और तीसरा होता है इंटरफेस। ठीक है, एनकैप्सुलेशन कहते हैं बंडल्स डाटा एंड मेथड्स दैट ऑपरेट ऑन दैट डाटा विद इन अ सिंगल यूनिट, यानी बंडल होता है डाटा के और जो ऑपरेट करता है सिंगल यूनिट्स पे। अब एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है डिफाइन abstract class that cannot be installed but provide a basic class for other classes to inherit from, यानी ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास को डिफाइन करता है लेकिन ये प्रोवाइड करता है बेस क्लास और अदर क्लास, दूसरे क्लास के बेस क्लास को ये डिफाइन कर देता है। ठीक है, इनहेरिट फॉर्म में। इंटरफेस होता है अ कॉन्ट्रैक्ट और इंटरफेस डेट स्पेसिफिक और सेट ऑफ मेथड मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड, यानी एक सेट ऑफ मेथड को इम्प्लीमेंट ही करता है। कॉम्पोजिशन में होता है अ होल पार्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, अगला होता है कंटेनर ऑब्जेक्ट ऑन्स द कंटेंट ऑब्जेक्ट पार्ट। ठीक है, कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, कंटेंट ऑब्जेक्ट अपने आप इंडिपेंडेंट नहीं होता। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया अ कार क्या होल इज कंपोज्ड व्हील्स क्या उसके पार्ट्स है, कार है, पूरी बॉडी है कार की, वो होल हो गया। ठीक है, अब व्हील्स एक उसकी स्पेसिफिक व्हील की बात करें तो उसके एक स्पेसिफिक पार्ट्स की बात करते हैं। इंजन भी उसका पार्ट है। ठीक है, और उसके ट्रांसमिशन भी उसका पार्ट है, गियर्स हो गया, ये इसके अलग अलग बोर्ड इसके पार्ट्स हैं। तो जैसे मैंने कोई इंसान लिया, जैसे मैंने कंप्यूटर ले लिया, ठीक है, डेस्कटॉप, ये होल हो गया, मॉनिटर पार्ट्स हो गया, कीबोर्ड पार्ट्स हो गया, माउस पार्ट्स हो गया, सीपीयू पार्ट्स हो गया। तो इस तरह के कंपोजिशन को वो लेता है। ठीक है, तो यहाँ मैंने इस तरह के एग्जांपल्स को देके समझाने की कोशिश की है। ठीक, अब अगला आता है मेरा एग्रीगेशन में आता है द होल पार्ट रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट्स।
पूरे पार्ट का रिलेशनशिप्स जो होता है वो किसके द्वारा होता है, ऑब्जेक्ट के द्वारा होता है। कंटेन एन ऑब्जेक्ट कंटेन्स अ कलेक्शन ऑफ ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट पार्ट, यानी कलेक्शन होता है ये ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट पार्ट का। ठीक है, अगला है कंटेंट ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कंटेंट ऑब्जेक्ट एग्जिट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिट करता है। ठीक है, जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल लेके मैंने समझाना चाहा है आपको। जैसे यूनिवर्सिटी होल है, एग्रीगेशन ऑफ डिपार्टमेंट इसका पार्ट है। ईच डिपार्टमेंट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, सभी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट हो सकते हैं। उसके बाद अगला आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन कहता है रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर। एक ऑब्जेक्ट और इंटरेक्ट के बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको एसोसिएशन कहते हैं। ठीक है, नो ओनरशिप और होल पार्ट रिलेशनशिप, इसमें कोई ओनरशिप नहीं होता, कोई होल पार्ट रिलेशनशिप नहीं होता, ओनली ऑब्जेक्ट की बात होती है इसके अंदर। जैसे एग्जांपल मैंने लेकर समझाना चाहा है कि जैसे स्टूडेंट है, ऑब्जेक्ट है, एसोसिएटेड विद टीचर। स्टूडेंट किससे एसोसिएट है, टीचर से, वो भी ऑब्जेक्ट है। दो अदर ऑब्जेक्ट है। ठीक है, एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, और दोनों आपस से जुड़े हुए हैं। टीचर का रिलेशन स्टूडेंट से, स्टूडेंट का रिलेशन टीचर से है। ठीक है, इस टाइप का वो एसोसिएशन के अंदर आता है। अब देखिए जैसे की डिफरेंसेस है, कंपोजिशन का स्ट्रॉन्ग ओनरशिप होता है इसका। पार्ट्स कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इसके पार्ट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करते। एग्रीगेशन में होता है वीक ओनरशिप। ठीक है, इसका ओनरशिप वीक होता है, लेकिन पार्ट्स कैन एग्जिस्ट एंड इंडिपेंडेंटली, इसके पार्ट्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं। एसोसिएशन में कोई ओनरशिप नहीं होता, लेकिन ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट विद ईच अदर, लेकिन इसके ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, तो आज हम आपको यहीं तक रखते हैं, एसोसिएशन तक। इसके नेक्स्ट आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो फिर दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल मीट अगेन ऑन द नेक्स्ट क्लास।